डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में आज हम लोग ज्वालामुखी देखेंगे। ज्वालामुखी का चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग दो खंडों में बांट कर अध्ययन करेंगे। आज एक खंड होगा और कल के दूसरे खंड में ज्वालामुखी के बने हुए टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति और उसका विश्व का वितरण कल के क्लास में देखेंगे। बाकी उसकी जितनी चीज़ें हैं वो आज की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहली बात कि ज्वालामुखी है क्या, वोल्केनो है क्या। अगर आपको एक शब्द में कुछ पूछे कि व्हाट इज वोल्केनो, वोल्केनो क्या है, तो उसका एक शब्द में जवाब होगा कि एक प्राकृतिक घटना है। कोई व्यक्ति कृत्रिम रूप से चाहे कि हम ज्वालामुखी पैदा कर दे तो ऐसा नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा, इसमें एक बात जुड़ी हुई है कि ये जो नेचुरल फिनोमेना है क्या हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। ज्वालामुखी वेरी गुड, दोनों। प्रत्यक्ष रूप से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से तो हानिकारक दिखाई पड़ता है, क्योंकि ज्वालामुखी फूटा तो कितनी जानें चली जाती हैं और कितनी संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभकारी है। अगर ज्वालामुखी की प्रक्रिया न होती तो ये धरती शस्य श्यामला होती ही नहीं। धरती पर जो भूपृष्ठों का निर्माण हुआ है, जो फर्टाइल लैंड बना है, वो ज्वालामुखी परिक्रम के कारण ही बना है। धरती पर जो 3 प्रकार की चट्टानें या पत्थर पाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, इसका उपयोग अपने विकास के लिए हम करते हैं, वो इसी ज्वालामुखी परिक्रम के कारण ही संभव हो सका है। तो इसलिए ज्वालामुखी परिघटना को सिर्फ नकारात्मकता के आधार पर देखना सही नहीं होगा, बल्कि इसकी सकारात्मकता भी है। बल्कि यूं कहा जाए तो जीवन के आरंभ का केंद्र बिंदु है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पे और शास्त्रों के आधार पर भी यह प्रमाणित हुआ है कि आप पंच तत्व से बने, 5 तत्वों से बने। ज्वालामुखी के कारण ही 5 से अधिक 100 से ऊपर तत्व जो है इस धरती पर, इस भूपृष्ठ पर पाए जाते हैं, और उन्हीं से डिफरेंट प्रकार टाइप के जो है वो चीजों का, जीवित या जीवित चीजों का निर्माण है। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से माने तो ये जीवन का आधार है बोलते, इसको इतना नकारात्मक ढंग से देखने की आवश्यकता। एक बात तो स्पष्ट है। दूसरी बात, शब्द देखिए, एक है ज्वालामुखी, ठीक है, ये पहला शब्द है। एक दूसरा शब्द है ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है, और तीसरा शब्द है ज्वालामुखी पर्वत। ये 3 शब्द आमतौर पे एक ही माने जाते हैं। हमने ज्वालामुखी कह दिया तो उसमें तीनों चीज शामिल हो गई, लेकिन भूगोल शास्त्र के मुताबिक, ज्योग्राफी के मुताबिक ये गलत है। तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। जो बुक प्रेस्क्राइब्ड है और जो मटेरियल्स कोचिंग की तरफ से दिया गया है, उसमें यदि सभी का अध्ययन आप कर चुके होंगे तो सिर्फ एक बुक होगी सविंदर सिंह में, जिसमें इसका अलग से एक्सप्लेनेशन किया गया, जो मैं कर रहा हूं। वरना ना ही वर्णवाल की किताब में इसका अलग से व्याख्या है, न ही कुल्लर की किताब में इसका अलग से व्याख्या है इन शब्दों का, और ना ही यूनिक गाइड में इसका व्याख्या। तो इसको थोड़ा समझा जाए कि इन तीनों शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। जहां तक ज्वालामुखी का अर्थ है, तो इसका अर्थ, ज्वालामुखी हम जैसे ही कहते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ ये होता है कि नली यानी वेंट, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वेंट है, तो इस वेंट से मैग्मा का बाहर निकलना, ऐसे निकल रहा है, क्या किस बोलते हैं, बस
Eruptions of volcano is called volcano. ज्वालामुखी का प्रस्फुटन ही ज्वालामुखी कहलाता है। प्रस्फुटन बंद ज्वालामुखी बंद, कितनी सुंदर बात। यहां आप देख रहे हैं कि मैग्मा जमा हुआ है और यहां से ये मैग्मा निकलना शुरू जैसे ही करता है और वीवर क्रेटर के पास आता है, तो ये जो प्रोसेस है इट इज वोल्केनो, इसी को सिर्फ ज्वालामुखी बोलेंगे। क्लियर। अब दूसरा शब्द है ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक प्रोसेस। ये शब्द जब हम कहते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताना होता है कि स्थल मंडल होता है, उसमें दुर्बलतम मंडल होता है, उसमें मैग्मा पाया जाता है, वो मैग्मा कोई कमजोर स्थल प्राप्त करता है, उसको फाड़ता है, उससे मैग्मा निकलता है और निकल करके बाहर में एक पहाड़ का रूप ले लेता है, ठंडा होता है तो पहाड़ हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होगी, इन सारे प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी प्रक्रिया वोल्केनिक प्रोसेस के नाम से हो जाएगी। और ज्वालामुखी पहाड़ का अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी पर आके ये मैग्मा जम गया, तो जमने के बाद वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता। तो इस तरीके से ये तीन शब्द के तीन अलग अलग अर्थ है जो चित्रांकन में हमने आपको स्पष्ट किया। पहली बात ये क्लियर हुई। अब देखिए दूसरी बात कि ज्वालामुखी क्रिया है क्या चीज, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत क्या है, ये दोनों सीमित शब्द। मैग्मा के फूटने को ज्वालामुखी कहते हैं, मैग्मा के जमकर पहाड़ बढ़ने को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, है ना। असल इस तीनों में जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी वोल्केनिक प्रोसेस जो है वो इसको समझना है कि ये क्या चीज है। क्लियर। अब देखिए साहब, वोल्केनिक प्रोसेस की जहां तक बात बोलते हैं, हमने बिंदुवार इसका वर्णन किया, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन किया है उस प्रोसेस का। सबसे पहला क्या है कि दुर्बलतम मंडल स्टेनोस्फीयर में मैग्मा की उपस्थिति पाई जाती है। ये हमारा पूरा का पूरा भाग इस कलर से लेके इस कलर तक, इसको हमने लिखा है स्थल मंडल लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में पूर्व में ही बताया जा चुका है कि लिथोस्फीयर वास्तव में भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल का मिला हुआ भाग लिथोस्फीयर कहलाता है। प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है। आमतौर पे लोग जो बोल देते हैं कि भूपर्पट्टी के नीचे जो है वो पाया जाता है क्या, तो स्टेनोस्फीयर, ये गलत है। भूपर्पट्टी के बाद ऊपरी मेंटल भी इसमें शामिल है और ये दोनों को मिलाने के बाद जगह जगह पर इसकी गहराइयां अलग है। जैसे महादेश में 200 किलोमीटर है तो महासागर में 100 ही किलोमीटर, कहीं पर 72 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो स्थल मंडल है, उस स्थल मंडल का सबसे निचला भाग वो मैग्मा का दुर्बलतम मंडल कहलाता है, स्टेनोस्फीयर कहलाता है। अब इसमें मैग्मा जमा होता है, हमको इसको समझना है कि इसमें मैग्मा क्यों जमा होता है, आखिर कहां से आया मैग्मा, ये क्या वजह है इसकी। तो इसके पीछे कारण है कि पूरी पृथ्वी तो ठोस थी, इसमें कोई दो राय नहीं, बनी ठोस, अलग अलग तत्वों से बनी, इसलिए 3 लेयर इसके बन गए, भूपृष्ठ, मेंटल और क्रोट। इसमें तत्व अलग अलग थे। अब ऊपरी मेंटल के बीच में ये कहां से आ गया, तो इसमें 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। एक आप जानते हैं कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। तो ये तापमान ग्रेजुअली वृद्धि होती हुई चली गई और वहां तक जब पहुंची तो उतने टेम्परेचर्स में जो है वहां पर की चीजों का पिघल जाना एक स्वाभाविक सी बात। और दूसरा कि इसको और शक्ति प्रदान किया किस वजह से, कि जो अर्थ का रोटेशन से, यहां पर ध्यान दीजिए आप, तो रोटेशंस के वजह से उस लेयर में जो लिक्विडिटी होनी शुरू हुई
तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने जन्म ले लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो बना, तो उससे तापमान में और वृद्धि होगी। अब इस वजह से वो जो एस्ट्रोनोस्फीयर है वो पूरी तरीके से पिघली अवस्था में है। अब इसके बाद वो प्रक्रिया बंद हो जाती है कि प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि। अब वो ड्यून हो जाता है, कम हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर इसके बाद पूरा पृथ्वी करोड़ तक पिघली अवस्था में रहता। तो इसका आंसर भी मिल गया कि बाद में क्यों नहीं है। तो बाद में इसलिए नहीं कि उस दर से तापमान नहीं बढ़ रहा है जिस दर से तापमान जो है वो भूपृष्ठ में बढ़ रहा था। तो इस तरीके से ये कि मैग्मा की यहाँ उपस्थिति हुई, पहला टॉपिक। दूसरा, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे पाया जाता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे पाए जाने से होता यह है कि उस मैग्मा में गति उत्पन्न हो जाती है। जब गति उत्पन्न होगी तो अपने दीवारों पर वो जो है वो बल मारेगी, प्रेशर्स। ऐसी परिस्थिति में जहां पर कमजोर दरार मिलेगा तो मैग्मा क्या हो जाए, एक नली जिसको वेंट बोलते हैं, के माध्यम से मैग्मा बाहर आ जाए। और मैग्मा धरती पर जहां पर बाहर आएगा तो पूरा वेंट हो गया, जमीन के अंदर है, तो उसको हम लोग मुख या क्रेटर बोलते हैं, जो ऊपर होता है। यही से मैग्मा नीचे करके गिरने लगता है। और इस तरीके से जब ये मैग्मा जम जाता है तो इसी को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये ज्वालामुखी क्रिया की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बिंदुवार बताया। अब देखिए अगला टॉपिक है कि क्यों ज्वालामुखी फटता है, क्या कॉज है। तो उसके लिए 4 कॉज बताया जाता है। उसमें पहला है कि भूगर्भ में अत्यधिक ताप होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। कैसे, तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मिलती है। अब इतना डिग्री टेम्परेचर में जब वृद्धि हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा। जब लिक्विड बनेगा तो उसका स्थान बढ़ जाएगा, तो दबाव डालेगा कहीं न कहीं। जहां पर कमजोर क्षेत्र रहेंगे उसको वो तोड़ देगा। अब देखिए यहां पर एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ाया आपको, उससे आपको ऐसा लगता होगा कि कमजोर क्षेत्र कहीं पर हुआ एकदम सीधा ज्वालामुखी फट जाता है। ऐसा नहीं है साहब। यहां पर रुक करके बताना चाहेंगे कि वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब सीधा ही नहीं हो सकता है, सब वेंट भी हो सकता है, और वो जमीन के अंदर ही जो है आके जम सकता है। सभी के सभी ज्वालामुखी का विस्फोट जमीन के ऊपर नहीं होता। जमीन के नीचे विस्फोट हुआ और उसके अंदर ही जो जम गया ज्वालामुखी, तो उसी से बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोकोलिथ, सील, डाइक ये सब बनता है। और जमीन के ऊपर जो निकला तो फिर दूसरी तरह की आकृति बनती है। क्लियर? तो यहाँ पर बता रहा है इसलिए कि कहीं पर भी ताप बढ़ा, कमजोर पाया तो वहां से वो निकल जाता है। जिस मात्रा में होगा उस मात्रा के तहत अनुभव होगा। मात्रा कम होगा तो जमीन के अंदर ही दब करके ठंडा हो जाएगा। मात्रा अगर अधिक होगा तो ऊपर आकर के ठंडा होगा। जमीन के अंदर जमना और ऊपर आकर के जमने से निर्मित पत्थरों में अंतर हो जाता है, ये भी जानिए। भूमि के ऊपर आकर के जो मैग्मा जमेगा वो कम रवेदार होगा। रवेदार का मतलब दानेदार। तो क्यों? क्योंकि ऊपर आने के बाद फौरन वो जम जाता है, इसलिए रवा कम बनता है। लेकिन भूमि के अंदर जो मैग्मा जमता है वो अधिक रवेदार होता है। क्यों? क्योंकि भूमि के अंदर जमने में उसको देर लगता है, तो इसमें इसके वजह से रवे का निर्माण उसमें हो जाता है। तो इस तरीके से बैसाल्ट
कम रवादार होगा, ग्रेनाइट अधिक रवेदार होगा। क्योंकि ग्रेनाइट नीचे जो जम गया वही हो गया और ऊपरी उसका रूप जो है बैसाल्ट हो गया। ये सब बिल्कुल कंसेप्ट की बात है, सब क्लियर करते हुए चलिए। क्लियर। अब दूसरा कि कमजोर भूभाग का होना, जहां पर भूभाग कमजोर है मैग्मा वहां से फट के निकल आएगा। ये भी कौन है? गैसों की उत्पत्ति, ये आपको समझना होगा। ये गैसें कहां से आती हैं? एस्थेनोस्फीयर। तो जहां पर महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में मिलती, तो वहां पर छिद्र हो जाता है जगह जगह पर, और महासागरीय जल उस छिद्र से अंदर चली जाती है। और अंदर में क्या होता है कि तप्त मैग्मा होता है। उस पर जैसे ही पड़ता है तो उससे क्या होता है? गैस उत्पन्न होता है। वही गैसों की उत्पत्ति से उसमें और दबाव में वृद्धि कर देता है, जिससे ज्वालामुखी फट जाता है। और चौथा कि जब भूकंप आएगा तो फिर ज्वालामुखी भी आएगा। ज्वालामुखी आएगा, ठीक है, ज्वालामुखी अगर फूटेगा तो भी भूकंप आएगा। हाँ, ज्वालामुखी पड़ा तो जमीन फटी तो गिलेगी। और भूकंप अगर आया तो भी संभावना रहती है कि ज्वालामुखी आ सकता है। तो किसी भी जमीन तक इसमें ऐसे आप समझ जाइए कि हर ज्वालामुखी फटने पर भूकंप आना अनिवार्य है, लेकिन हर भूकंप के बाद ज्वालामुखी आना अनिवार्य है। ठीक है, ये दोनों को मिक्स कर करके सब सेंटेंस को रखना होगा और समझना होगा। ठीक है। अब जो तीसरी बात है कि ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, तो सबसे ज्यादा जो चीज निकलता है अभिषेक जी, वो जल फास्ट वाटर वेपर। अगर आप जितना मैग्मा है या जमीन के अंदर से जितनी चीजें निकल ली प्रतिशतता के हिसाब से देखिएगा तो 90% है। कितना? नहीं। पहला इरप्शन जो होगा वो किसका होगा? जल वाष्प का, वेपर का। गीजर की तरह पानी गरम गरम फेंकेगा। ठंडा रहेगा तो पता आप खड़े रहेगा कि अच्छा हो, बढ़िया। उसके बाद जब अगवा आएगा तब समझिए। ये सब जानना जरूरी है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर जो है बिल्कुल पैक। जब ये आएगा उसके बाद फिर गैस निकलेगा। गैस में जानते हैं सबसे ज्यादा जो होता है CO2 होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है। ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन राइज होता है कि गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी रहती है? CO2। बहुत कम पुस्तक में मिलता है। सबों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी? तो जब क्वेश्चन से राइज होगा, पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा इसको कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। अंधानुकरण रट्टू मेले यहाँ पर आपको बनने की जरूरत नहीं है। जिसमें भूपरपट्टी के निर्माण में सहायक तत्वों में हमने ऑक्सीजन और सिलिकॉन में आपको विभेद बताया, उसको और डीप कर सकता है उस क्वेश्चन को। ये दोनों को उठा देगा, तब क्या होगा? एल्युमिनियम। तो आपको वो डेटा याद रख रहा है। IAS की तैयारी करनी है तो आपको उस ढंग से डेटा, जैसे मैंने बताया है वैसे डेटा आपको याद रखना होगा। एक बार याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन सॉल्व में आपको आराम से वो चीज याद आ जाएगी। उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हर कुछ कितना रिवीजन किया। एक बार हौसले से पत्थर उछाल के फेंकिए तो तालाब में, देखिए तरंग बनता है। लेकिन आप डर जाइए कि मेरी कंकड़ी क्या तरंग उत्पन्न करेगी, तो फिर इसका कोई जवाब नहीं। एक बार दिल से पढ़ करके तो देखिए टॉपिक्स को, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपका दोस्त बन करके हाथ बांधे हुए खड़े रहेगा कि हम ये जवाब दें। अब देखिए साहब, उसके बाद देखिए थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया। उसके बाद इसको हम यहाँ करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग का लिए
उसके बाद नंबर के हिसाब से अगर देखिए तो ये तीसरे नंबर पर ये आएगा, लेकिन गलती हो गया, ठीक है। दूसरा में गैस आया, अब उसके बाद ठोस पदार्थ निकलेगा, ब्राउन ब्राउन। तो वो तीन तरह के पीली बटर के दाने की तरह रहेंगे पत्थर। फिर बड़ा बड़ा पत्थर रहेगा बोल्डर, जिसको बम बोला है। उसके बाद ब्रेसिका रहेगा, इस कोणात्मक पत्थर चारों तरफ कोण निकला हुआ है। तो ये जब निकल जाएगा तब अंतिम में लिक्विड सब्सटेंस, तरल पदार्थ निकलेगा, जो तप्त आग के तरह होगा। वास्तव में आग नहीं होगा, इतना ज्यादा गर्म वो लिक्विड हो जाएगा कि वो तप्त हो जाएगा। और ये संपूर्णों को सम्मिलित रूप से मैग्मा बोलते हैं। ऐसा भी गलती मत कर दीजिए कि फोर्थ वाले को बोल दिया कि यही मैग्मा है, बाकी सब नहीं। ये सभी मैग्मा के पार्टिकल्स। क्लियर? अब देखिए कि ज्वालामुखी के प्रकार, तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है। डिफरेंट तरीके से ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन किया गया है। सविंदर सिंह में सभी प्रकारों का विस्तार से है, आपको आवश्यकता होगी आराम से पढ़ लीजिएगा। जो प्रचलित प्रकार है, जिसको आमतौर पे पढ़ाया जाता है, वो उसकी सक्रियता के आधार पर, ठीक है। तो इसमें जो सक्रिय है, जिसमें लगातार लावा रुक रुक करके यह कंटिन्यू निकल रहा है, जैसे स्ट्राम्बोली का, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, तो ये सब सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं कि जो किसी समय उभरे थे, फिर बंद हो गए, फिर उभर गए। जैसे इटली का विसुवियस, ये 79 एडी में जो है वो हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, फिर बाद के 16वीं शताब्दी में हुआ, फिर लगातार 17वीं 18वीं शताब्दी में होता रहा। तो इसको हम लोग परसुप्त या डोरमैट वोल्केनो बोले। और एक है कि जब हुआ आज तक फिर नहीं, जैसे पीपा, डेमबंद, ये सब जो ईरान में है, कोई सुल्तान, ये सब के सब शांत ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट हो गए। तो हमने जो मटेरियल दिया है उसमें इसका पूरा लिटरेचर है एक्सप्लेन, तो उसको आप उससे पढ़ लीजिएगा। आपका ज्वालामुखी का जो पहला भाग है वो मैंने आपको कंप्लीट किया। कल दूसरे भाग में हम लोग वैश्विक ज्वालामुखी वितरण पढ़ेंगे कि विश्व में ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ज्वालामुखी से बहुत सारे टोपोग्राफी, स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो उसको जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपसे गलत हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें भाग 2 में, ज्वालामुखी के भाग 2 में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।